फ्रेंड, मैं विक्रांत पुनीर आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर सके। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे आपका मेडिवल हिस्ट्री हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री में बहुत सारी टॉपिक्स आपकी कवर कर चुके थे। तो मेडिवल हिस्ट्री में लगभग हम लोग जो टॉपिक आपकी कवर कर चुके थे वो टॉपिक्स एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स आपकी कवर कर ली थी, डिस्कशन कर ली थी। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स आपकी कवर कर ली थी मेडिवल हिस्ट्री में। हम लोगों ने पूरा का पूरा गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने पढ़ ली। तो आप लोगों के डिमांड पर आज मैं आपके लिए बिल्कुल फ्रेश वे में एक नया टॉपिक्स, नई सब्जेक्ट लेकर आया हूं। और नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट जो है आपका, वो टॉपिक नया सब्जेक्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज मैं आपको क्लास कराऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है बच्चे, तो इस मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कशन करेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, वो अभी देखेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है विक्रांत पुनीर, मैं अनअकैडमी प्लस साथ साथ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम पर कंप्लीट जनरल स्टडीज पढ़ाता हूं। चाहे वो बात फिजिक्स की हो, चाहे वो बात केमिस्ट्री की हो, चाहे वो बात बायोलॉजी की हो, चाहे वो बात हिस्ट्री की हो, इकोनॉमिक्स की हो, पॉलिटी की हो, आर्ट एंड लिटरेचर या साइंस एंड टेक, आप किसी भी सब्जेक्ट लीजिए, ये कंप्लीट सब्जेक्ट आपको मैं यहाँ पर कराता हूँ। हमारी एक सीरीज चलती है 4 PM पर, जहां पर हम लोग डेली लाइव आते हैं, जहां पर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मॉडर्न हिस्ट्री के 9 पेज। ठीक है, और सिमिलर वे में एक हम लोग लाइव आते हैं 7 PM पर। 7 PM पर आज हमारी जो क्लास है वो क्लास हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है। तो 7 PM पर टुडेज क्लास इज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड 4 PM पे हमारी जो क्लास है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करते हैं तो अनअकैडमी प्लस, जो कि हमारा एक पेड प्लेटफॉर्म है, जहां पर हमारी कुछ पेड क्लासेस और कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस भी होती है, वो भी आप देख सकते हो। जहां पर मैं 12 PM डेली लाइव आता हूं, जहां पर मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सीरीज, एक प्रैक्टिस बैच चला रहा हूं आप लोगों के लिए, जिसको आप लोग देख सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो एक पोल सेशन के थ्रू, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। आप लोग बिल्कुल ध्यान से। साथ ही साथ यदि मैं बात करता हूं, एक पेड कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है मेरा, जिसको आप लोग एनरोलमेंट करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ये पेड कोर्स मेरा जो लॉन्च हुआ है, ये CDS 2 2021 को ध्यान में रखते हुए मैंने लॉन्च किया है। इस कोर्स में सबसे पहले जो नाम मैंने दिया है वो दिया है लक्ष्य बैच करके, ये कोर्स है पूरा। और इस लक्ष्य बैच कोर्स में जो अभी क्लासेस चल रही हैं आपकी, वो क्लासेस रनिंग है बायोलॉजी की क्लासेस। तो बायोलॉजी की क्लासेस आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। टाइमिंग की यदि मैं बात करूं, ये लक्ष्य बैच जो टाइमिंग चल रही है वो मॉर्निंग में 9 AM इसकी टाइमिंग है। आप मॉर्निंग में 9 AM इस क्लास का सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैंने CDS, FCAT और ND जैसे एग्जाम क्लियर करके 4 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस, 10,000 प्लस स्टूडेंट को मेंटोर कर चुका, 1500 प्लस बच्चे अब तक सिलेक्शन ले चुके हैं। आपको कोर्स लेना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आपने बस कोड यूज करना है VKP लाइव, और जो भी आपकी रेस्पेक्टिव फीस होगी उसके पर इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं करना क्या है इन सभी फ्री स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए और अनअकैडमी पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर। जैसे आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको गोल सेलेक्ट करना है CDS, FCAT और CAP, और इस सर्च ऑप्शन में आप जाके सर्च कर लीजिएगा विक्रांत सिंह पुनीर। अब यदि मैं बात करता हूं पेड कोर्सेज के बेस्ट फीचर्स क्या हैं, इसके फैसिलिटीज क्या हैं, वो बिल्कुल ध्यान से समझिए। इसके फीचर्स क्या, इसके यदि मैं फीचर्स की बात करूं, यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, विद इंटरेक्टिव सेशंस। ठीक है, इंटरेक्शन भी आप कर सकते हो किसके साथ, एजुकेटर के साथ, जहां कहीं भी आपको डाउट। आपको पोल भी यहां पर मिलेगा, जब कभी एजुकेटर आपसे मॉक टेस्ट कराता है, उस मॉक टेस्ट में आपसे एजुकेटर एक पोल के थ्रू क्वेश्चन देगा और इस पोल में आप पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे आप पोल में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप अपनी रैंक्स को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी रैंक्स क्या है, कहां पर आप विद स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, और आपको इस पेड कोर्सेज के थ्रू आफ्टर एवरी 3 क्लास एक क्लास आपको मिलेगी, जिस क्लास को डाउट क्लास कहा जाता है।
आफ्टर एवरी वन क्लास देयर विल बी अ डाउट क्लास, आप लोगों को मिलेगी, आप इस डाउट क्लास को भी कर सकते हैं। आप अपने जो भी डाउट लाइव क्लास में हुए वो एजुकेटर से यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ सेक्शन में पीडीएफ वगैरह भी अपलोडेड कर देंगे, आप लोग पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो ये सभी फीचर्स को गेन करने के लिए आप हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। अब यदि हम लोग बात करते हैं पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स जो आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, मेरा 9 AM पर कोर्स लॉन्च हुआ है जिसका नाम है लक्ष्य बायोलॉजी कोर्स, फाउंडेशन कोर्स ऑन बायोलॉजी। आप 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स ले सकते हैं। विदाउट डिस्काउंटेड फीस है 7,200 एंड 8,800 एंड 12,800। जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड वीकेपी लाइव यूज करेंगे, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा जो भी आपके रेस्पेक्टिव फीस होगी उसके ऊपर। और डिस्काउंटेड फीस हो जाएगी 6,480, 7,920, 11,520, सिमिलर वे में 3,600 और 1,440। आप यहाँ पर ईएमआई के थ्रू यानी कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप सिंपल वे क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे इस पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पेड करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड नॉट टू पे एनी एक्स्ट्रा चार्ज। आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, आप अपने हिसाब से ईएमआई भरवाइए। अगर आप 12 महीने और 24 महीने का पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स लेते हैं बच्चे, तो मात्र 660 रुपए पर महीने और 480 रुपए पर महीने ही फीस है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा फीस नहीं। सब्सक्रिप्शन का फीचर्स क्या है, आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो आप कंप्लीट जनरल स्टडीज, चाहे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लिटरेचर कुछ भी हो सब कुछ पढ़ सकते हैं। सिमिलर वे में आप कंप्लीट रीजनिंग पढ़ पाओगे, सिमिलर वे में आप कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ पाओगे, सिमिलर वे में आप कंप्लीट इसी पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स से इंग्लिश पढ़ पाओगे। ये सब सब्जेक्ट आप कवर कर पाओगे एक बार ही पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स लेने पर, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज करने की जरूरत नहीं। मल्टीपल एजुकेटर्स जितने भी अनअकैडमी प्लस पर है उन सब से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहे। यदि मैं बात करूं बच्चे, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक साल में आपके डिफेंस के बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सीडीएस के एक साल में आपके 2 एग्जाम्स आते हैं। सीएपीएफ की यदि मैं बात करूं, आपके एक साल में 1 एग्जाम आता है। एनडीए की यदि मैं बात करूं, आपका एक साल में 2 एग्जाम आते हैं। सिमिलर वे में यदि मैं बात करूं एफकेट के, तो एफकेट के आपके एक साल में 2 एग्जाम, और आईनेट के एग्जाम की यदि मैं बात करूं तो आईनेट के आपके एक साल में 2 एग्जाम। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं, आपके 9 एग्जाम्स हो गए हैं जो डिफेंस के एक साल में आपके आते हैं। आप एक बार सब्सक्रिप्शन लीजिए और इन 9 एग्जाम्स की तैयारी करिए, और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप इन 9 के 9 एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बस कोड याद रखना ना भूलिएगा, वीकेपी लाइव आपको यूज करना है कैपिटल लेटर्स में, और अगर आपको ऑफ चाहिए तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी जो है, इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफी इंपोर्टेंट हमारी क्लास आज की रहने वाली है। सो टुडेज क्लास इज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। आज की जो हमारी क्लास है स्टूडेंट, वो है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है बच्चे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको डिस्कशन कर देता हूं कि हमारा सिलेबस क्या है। हमें सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को यदि पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उस सब्जेक्ट का सिलेबस मालूम होना चाहिए। तो सिलेबस की यदि मैं बात करूं, मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग डिस्कशन करेंगे इस मॉडर्न हिस्ट्री में, वो है आपका यूरोपियन एडवेंट्स, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज यूरोपियन एडवेंट, मतलब यूरोपियों का भारत पर हमला, ठीक है, ये आपको याद। दूसरा चैप्टर हम लोग जो डिस्कशन करते हैं इस मॉडर्न हिस्ट्री में जो पढ़ेंगे, वो चैप्टर है आपका ब्रिटिश रूल एंड नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। सेकेंड चैप्टर इज ब्रिटिश रूल एंड नवाब ऑफ इंडिया, भारत के नवाब ऑफ बंगाल,
बंगाल के नवाब और ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सिमिलर वे में थर्ड चैप्टर की यदि मैं बात करूं कि थर्ड चैप्टर आपका कौन सा आता है, तो थर्ड चैप्टर है आपका डिफरेंट गवर्नर जनरल्स। भारत में कौन कौन से डिफरेंट गवर्नर जनरल हुए हैं और वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, और कौन कौन से वॉइसरॉय जनरल भारत में हुए, ये है आपका थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर की यदि मैं बात करूं कि फोर्थ चैप्टर आपका क्या रहेगा, तो फोर्थ चैप्टर आपका है एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। द नेक्स्ट चैप्टर इज एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में एजुकेशन शिक्षा का विकास विस्तार किस प्रकार हुआ, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर की यदि मैं बात करूं, व्हाट वुड बी द फिफ्थ चैप्टर, तो फिफ्थ चैप्टर है आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। नेक्स्ट चैप्टर है कि हमारे यहाँ पर किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ समाचार पत्रों का ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। आजादी से लेकर 1950 तक हमारे यहाँ पर किस किस समय पर कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित हुए, कहां से प्रकाशित हुए, किसने किए, कैसा किया, ये हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। सिक्स चैप्टर की यदि मैं बात करूं कि सिक्स चैप्टर हमारा कौन सा है, तो ये है हमारा रिलीजियस रिफॉर्म्स। ठीक है, सिक्स चैप्टर्स की यदि मैं बात करूं, ये है हमारा रिलीजियस रिफॉर्म्स। कुछ हमारे परिवर्तन हुए, धार्मिक परिवर्तन हुए, वो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सातवें चैप्टर की यदि मैं बात करूं कि सातवां चैप्टर हमारा कौन सा आएगा, द नेक्स्ट चैप्टर इज रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, ये आपको याद है। सिमिलर वे में यदि मैं बात करूं 8 चैप्टर की कि 8वां चैप्टर हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट चैप्टर इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का निर्माण। किस प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमारे फ्रीडम में रोल रहा है, एंड इट्स रोल इन फ्रीडम ऑफ इंडिया, एंड इट्स रोल इन फ्रीडम ऑफ इंडिया। भारत की आजादी में किस प्रकार फ्रीडम ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की आजादी में किस प्रकार का रोल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये हमारा 8 चैप्टर। ऐसे ही यदि मैं बात करूं 9th चैप्टर की, हमारा 9th चैप्टर कौन सा है, लास्ट चैप्टर जो हमारा आएगा वो पूरा का पूरा है आपका गांधीयन एरा, गांधी जी का युग, गांधीयन एरा। इस युग को हम लोग पढ़ेंगे। गांधीयन एरा याद रखेगा, इसकी जो शुरुआत होती है ये 1917 से, तो 1917 से लेकर 1947 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को गांधीयन एरा हम लोग बोलते हैं, ये आपको याद। तो ये कुल मिलाकर 9 चैप्टर है जो हमें डिस्कशन करने हैं इस मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर में, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो होप करता हूँ बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा, सब कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले सिलेबस देख लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का। यूरोपियन एडवेंट इन इंडिया, ठीक है, भारत में यूरोपियन का आगमन, ब्रिटिश रूल एंड नवाब ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉयज, एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, रिलीजियस रिफॉर्म्स और रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स रोल इन फ्रीडम ऑफ इंडिया, और गांधीयन एरा जो कि 1917 से 1947 के बीच स्टार्ट। ये सारे चैप्टर हमें यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, तो प्लीज फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे आपका स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अच्छा पहले एक लुक ओवर ले लीजिए बच्चे, जो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, इस लुक ओवर को ध्यान से रखिएगा। क्या है लुक ओवर, वो समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं हिस्ट्री की, अगर मैं बात कर रहा हूं इतिहास की, तो इतिहास को हम लोग नॉर्मली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आप सभी को मालूम है। सबसे पहले इतिहास को हम लोग बोलते हैं एंसाइंट हिस्ट्री, द वेरी फर्स्ट इज नोन टू बी एज एंसाइंट हिस्ट्री। सिमिलर वे में दूसरी हिस्ट्री हम लोग जब पढ़ते हैं उसको बोला जाता है मेडिवल हिस्ट्री। सेकंड टाइप ऑफ हिस्ट्री हम लोग जानते हैं मेडिवल हिस्ट्री हम लोग बोलते हैं, और थर्ड टाइप में जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम लोग बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है बच्चे, हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, एंसाइंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री।
अब भारत के यदि हम लोग एंसाइंट हिस्ट्री की बात करें कि भारत के एंसाइंट हिस्ट्री का इतिहास कब से लेकर कब तक स्टार्ट होता है, तो ये इतिहास 2350, ठीक है बच्चे, 2350 बीसी बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1712 1712 बीसी तक का जो इतिहास है, इस इतिहास को एंसाइंट हिस्ट्री की कैटेगरी में हम लोग डालते हैं। ठीक है बच्चे, बिल्कुल है। अगर मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडिया की जो मेडिवल हिस्ट्री कहां से लेकर कहां तक स्टार्ट होती है, तो 1712 बीसी से लेकर उसके बाद 1857 एडी तक का जो पूरा का पूरा इतिहास है, ये हम लोग मेडिवल मध्यकालीन इतिहास के वगैरह में। और मॉडर्न हिस्ट्री की यदि हम लोग बात करते हैं तो 1857 से लेकर 1950 तक का जो भी इतिहास है, ये मॉडर्न हिस्ट्री की कैटेगरी में हम लोग डालते हैं, ये आपको याद। तो ये इस प्रकार यहाँ पर क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया। यहाँ तक होप करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अगर सभी को समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग आगे बढ़े और अपनी क्लासेस को आगे स्टार्ट करें। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ते हैं आज का जो हमारी टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारी यूरोपियन एडवेंट्स। ठीक है, एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, भारत में यूरोपियों का हमला, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से क्या है। सबसे पहले कौन कौन से यूरोपियन देश भारत में आए, एक सीरीज, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले भारत में आए पुर्तगाली, उसके बाद भारत में आए डच, देन अंग्रेज, इंग्लिश बोल दीजिए, उसके बाद डेनमार्क, डेनिश बोल दीजिए, और लास्ट में आपके फ्रांसीसी, फ्रांस। तो सबसे पहले जो भारत में लोग बाग आए वो है आपके पुर्तगाली, पोर्चुगीज, ये आपको याद है। पुर्तगालियों के बाद भारत में सेकंड नंबर पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की यदि हम लोग बात करते हैं, कौन भारत में, सेकंड नंबर पे हमारे भारत में आए डच, ये आपको याद। इस डच की यदि हम लोग बात करते हैं तो इन डच को नेदरलैंड भी कहा जाता है। ये डच वासी जो है ये नेदरलैंड के लोग बाग है, नेदरलैंड में रहते हैं। नेदरलैंड बोल दीजिए या फिर आप इन लोगों को बोल दीजिए कि ये हॉलैंड के वासी है, हॉलैंड देश से बिलोंग। ठीक है, थर्ड नंबर पे यदि हम लोग बात करते हैं और कौन कौन से लोग भारत में आए, तो तीसरे नंबर पे जो भारत में लोग बाग आए वो है इंग्लैंड वासी। ठीक है, या आप इनको इंग्लिश बोल दीजिए, या फिर आप इनको क्या बोल दीजिए, इंग्लिश बोल दीजिए या इंग्लैंड वासी। चौथे नंबर पे जो लोग भारत में आए उनकी यदि मैं बात करूं वो कौन आए, देन फोर्थ नंबर पे आपके आए डेनमार्क वाले लोग। ठीक है बच्चे, कौन भारत में आए, डेनमार्क। आप इनको डेनिश भी बोल सकते हैं कि डेनिश लोग भारत में आए इन फोर्थ नंबर पे, ये आपको याद। पांचवें नंबर की यदि हम लोग बात करें कि पांचवें नंबर पे भारत में कौन आए और आखिरी नंबर पे कौन आए, तो आखिरी नंबर या पांचवें नंबर पे भारत में लोग आए फ्रेंच, फ्रांस के लोग बाग भारत में आखिरी नंबर पर आए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद रखना है। और जितने भी ये लोग बाग भारत में आए, ये सब व्यापार करने के लिए आए, और व्यापार करने के लिए जब आए तो इन्होंने अपनी अपनी कंपनियां बनाकर भारत में। अब समझिएगा कि ये लोग भारत में या दूसरे देशों में क्यों आए। तो उस टाइम की यदि हम लोग बात करते हैं, लगभग आपकी 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी की यदि मैं बात करूं, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से, 15वीं शताब्दी की यदि मैं बात करूं तो यहां कहीं था आपका उत्तरी अमेरिका, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका सपोज। यहां है आपका साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर जो देश आपके यूरोप, ठीक है बच्चे, यूरोप का कुछ हिस्सा आपको इस तरीके से, और एशिया का यहाँ से मिलता, और ये यहाँ पर इंडिया में। तो ये यूरोप और एशिया आप समझ लीजिए। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपके दो देश थे बहुत इंपॉर्टेंट, जो पावरफुल उस टाइम पर माने जाते थे, जो कि यूरोप के अंदर आते। एक देश था पुर्तगाल, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक देश का नाम है पुर्तगाल और दूसरे देश का नाम है स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन नाम के दो कंट्री थे, ये आपको याद है। ये उस टाइम पर बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे,
और ये दोनों अपने आप को समुद्री लुटेरे होते थे और अपना वैभव अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए दूर बहुत लूटपाट करते थे समुद्री किनारे। और उस टाइम पर इटली और अरब के लोग बाग बहुत व्यापार करते थे, तो इन दोनों देश ने इटली और अरब के लोगों को डोमिनेट करके अपनी प्रभुत्ता अपनी पावर बढ़ाई। अब उस टाइम पर ये जो अफ्रीका का इतना आप इलाका देख रहे हो, ये पूरा अफ्रीका बहुत ही पुअर वगैरह रहता था, बहुत ही गरीब देश था। अब इनके पास इतनी बुरी हालत थी, खाने पीने के लिए पैसा नहीं था। तो पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने कहा क्या तुम्हें खाने पीने के लिए पैसा, खाना पीने के लिए चीजें चाहिए? इन्होंने कहा हाँ चाहिए। तो इन्होंने इनको इन रिटर्न खाने के लिए चीजें तो दी, लेकिन इनसे पूछा हमें बदले में प्रॉफिट में क्या मिलेगा। अब ये लोगों ने इनका दिमाग से इस्तेमाल किया, अफ्रीका लोगों का, और इनको एज अ लेबर के रूप में इस्तेमाल किया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, सर जब लेबर में इस्तेमाल किया तो इन्होंने जहाजों में भर के इनको ट्रांसफर किया होगा दूसरे देशों में, तो आपने सोचा होगा भारत में भी जाओगा। भाई भारत में तो ऑलरेडी पहले इतनी सारी जनसंख्या है, पहले से इतनी सारी पॉपुलेशन है, भारत में नहीं भेजा। इन लोगों ने इनको जहाजों में भर के भेजा अमेरिका। और अमेरिका इतना डेवलप्ड कंट्री है बच्चे कि यहाँ पर लेबर की कमी है। इनसे कहा तुम्हें लेबर चाहिए? मैंने बोला हाँ चाहिए। लेबर लिया, देखो बिजनेस भी किया, खाना देकर फ्री की लेबर, व्यापार करा। अमेरिका के अंदर जो किसान आज भी हैं वो अपने खेतों में स्प्रे वगैरह करने के लिए उनके पास फैसिलिटी नहीं होती है, हाईली टेक्निकल मशीन का इस्तेमाल करके स्प्रे वगैरह करते हैं। फ्री लेबर यहाँ से मिले और इस प्रकार पुर्तगाल और स्पेन अमीर होता रहा होता रहा होता रहा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्लियर। अब इनकी अमीरियत अब इस पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न पोर्शन तक ही सीमित थी। अब इन्होंने सोचा हम लोग अपना व्यापार ट्रेड बढ़ाते हैं और आगे ये जो पूर्व में ईस्ट में जितनी कंट्री हैं यहां पर भी अपनी डोमिनेंस को बढ़ाते हैं, अपने प्रभुत्व को बढ़ाते हैं। अब ये लोग ठीक है पुर्तगाल और स्पेन से निकल पड़े, ठीक है, पुर्तगाली यहां से निकल पड़े। पुर्तगाली यहां से अपने देश से चले 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 यहां पर ये जो रास्ता है, इस रास्ते की यदि हम लोग बात करें, इस पॉइंट को बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के नाम से इसको जाना जाता है। ये है केप ऑफ गुड होप, ये आपको याद। दिस इज योर केप ऑफ गुड होप। ये लोग केप ऑफ गुड होप से पर पहुंचे, यहां पर केप ऑफ गुड होप पर पहुंचे, बिल्कुल ध्यान रखना। इस केप ऑफ गुड होप पे इन लोगों को एक गुजराती व्यक्ति मिला, ठीक है। इन लोगों को, पुर्तगाली लोगों को क्या मिला? एक गुजराती व्यक्ति मिला, जिस गुजराती के नाम की यदि हम लोग बात करें, उसे कहा जाता है अब्दुल। उस गुजराती व्यक्ति को कहा जाता है अब्दुल मुनीफ। अब्दुल मुनीफ नाम का एक गुजराती व्यक्ति मिला और इस गुजराती व्यक्ति ने इन लोगों की मदद करी, भारत तक इनको पहुंचा। और इस प्रकार ये पुर्तगाली भारत वगैरह पहुंच गए। अच्छा, एक चीज आपको और याद रखनी है, पेपर पॉइंट ऑफ से कई बार पूछ लिया जाए, ये जो केप ऑफ गुड होप है, जो कि अफ्रीका का बिल्कुल अंतिम बिंदु है, केप ऑफ गुड होप, इस केप ऑफ गुड होप की खोज, डिस्कवरी किसने करी? तो बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसकी खोज करने वाला था बार्थोलियागो बार्थोलियागो डियाज। बार्थोलियागो डियाज नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज करी। Who does discovered Cape of Good Hope? Cape of Good Hope is discovered by the Bartholomew Diaz। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इस पर भारत तक ले जाने में किस गुजराती व्यक्ति ने मदद की? अब्दुल मुनीफ। और इस प्रकार पुर्तगाली भारत पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले जो यूरोपियन कंपनी भारत पहुंचती है वो है पुर्तगाली, आपको याद। यहां तक समझ में आया या नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी में? फटाफट क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे वो सभी गवर्नर्स, वो सभी लोग बाग जो पुर्तगाल से भारत में। तो सबसे पहले जो व्यक्ति पुर्तगाल से भारत में आया वो है वास्को डी गामा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा भारत में। वास्को डी गामा के बाद कौन सा दूसरा व्यक्ति भारत आया? तो सेकंड व्यक्ति जो भारत आया उसका नाम है पेड्रो, ठीक है, एल्वारेज। एल्वारेज
पेड्रो एल्वारेज कैब्रियाल। पेड्रो एल्वारेज कैब्रियाल नाम का व्यक्ति भारत आया, ये आपको याद। थर्ड नंबर पे जो व्यक्ति भारत आया वो कौन था? तो थर्ड नंबर पे जो व्यक्ति भारत आया उसका नाम था फ्रांसिस्को। द नेम ऑफ दैट पर्सन इज फ्रांसिस्को जी एल्मीडा। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा नाम का व्यक्ति तीसरे नंबर पे भारत में आया, ये आपको याद। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा के बाद कौन सा पुर्तगाली नेक्स्ट भारत में आया? अल्बेक्यूर, ठीक है, एल्बेक्यूर नेक्स्ट व्यक्ति जो भारत में आया उसका नाम है एल्बेक्यूर, ये आपको याद रखना। एल्बेक्यूर के बाद कौन सा व्यक्ति भारत में आया? तो नेक्स्ट पर्सन इज न्यूना डी कुन्हा। नेक्स्ट व्यक्ति है न्यूना डी कुन्हा, ये आपको याद। न्यूना डी कुन्हा व्यक्ति भारत में आया। न्यूना डी कुन्हा के बाद यदि हम लोग बात करें और कौन सा व्यक्ति भारत में आया, तो नेक्स्ट है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जोआ डी कैस्ट्रो। नेक्स्ट व्यक्ति आया जोआ डी कैस्ट्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद है। जोआ डी कैस्ट्रो के बाद लास्ट में जो व्यक्ति भारत आया पुर्तगाल की तरफ से उसका नाम है अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा जस्ट कम टू इंडिया आफ्टर इनलास्ट। ये पुर्तगाली गवर्नर हैं पूरे के पूरे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भारत में आए, ये आपको याद। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन करेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वास्को डी गामा के बारे में हमें डिस्कशन करना है। वास्को डी गामा की यदि मैं बात करता हूं तो ये 17 मई, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये 17 मई 1498, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान रखें, 17 मई 1498 को अराइव हुआ, पहुंचा, भारत पहुंचा। तो ये 17 मई 1998 को पहुंचा बच्चे, इंडिया पहुंचा। जब ये 17 मई 1998 को भारत पहुंचा तो भारत की किस जगह पर ये पहुंचा, अब क्वेश्चन ये बनता है। तो ये भारत की यदि मैं बात करता हूं तो ये जिस राज्य में पहुंचा वो राज्य था आपका केरला। केरला में ये किस जगह पर पहुंचा बच्चे? कालीकट। कहां पर पहुंचा? ये कालीकट नाम की जगह पर पहुंचा, ये आपको याद। कालीकट के राजा का जो था उस टाइम पर उसका नाम था जमेरिन, ठीक है बच्चे, उसका नाम क्या था? जमेरिन, ये आपको याद। उस राजा का नाम था जुमेरिन, ये आपको याद। इस कालीकट के राजा ने वास्को डी गामा का बहुत स्वागत किया। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है हम उसका स्वागत करते हैं, तो मेहमान नवाजी में जुमेरिन ने कोई भी कमी नहीं रखी वास्को डी गामा के लिए, और वास्को डी गामा को खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन वगैरह, और जितने भी व्यंजन वगैरह खिलाए उन व्यंजन में आप लोग जानते हो केरला को स्पाइस सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, है ना बच्चे, स्पाइस सिटी ऑफ इंडिया। सिटी ऑफ इंडिया, भारत की मसालों की नगरी बोला जाता है। यहाँ पर डिफरेंट मसाले, उन भोजन में अलग अलग स्पाइसेस मसालों का इस्तेमाल किया। मसाले खाते ही ये वास्को डी गामा हो गया दीवाना, और इसने डिसाइड किया कि मैं भारत से ये जो मसाले हैं इनका व्यापार करूंगा, बिजनेस करूंगा, और इन मसालों को लेकर जाऊंगा अपने देश पुर्तगाल और वहां पर बेचूंगा। इसने ठीक ऐसे ही करा, यहां से अपने जहाज में मसाले लादे और अपने देश पुर्तगाल चला गया। ये वापस रिटर्न हुआ, कहां के लिए रिटर्न हुआ? अपने देश के लिए रिटर्न हुआ, पुर्तगाल के लिए। और किस वर्ष में ये गया बच्चे? तो ये एक साल बाद ही 1499 में वापस चला गया अपने देश में मसालों को लेकर। मसालों की यहाँ पर जब उसने अपने देश पुर्तगाल में बिक्री करी तो मसालों से इसको बहुत प्रॉफिट हुआ, उसकी बहुत डिमांड हुई। अब फिर से और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये अगेन दोबारा आया। दोबारा कहां पर आया बच्चे? भारत में ये दोबारा आता है। अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत में जब ये दोबारा आया तो किस वर्ष में ये दोबारा आया? तो याद रखिएगा वर्ष 1502 में, 1502 में ये वापस आ गया, ये आपको याद। आज का आना जाना लगा रहा, ये टोटल कुल मिलाकर 3 बार भारत में आया था, ये आपको याद रहे। लेकिन भारत में ही इसकी बच्चे एक पॉइंट आपको याद रखना है, 15 दिसंबर 1524, 15 दिसंबर 1524 का इसका इंतकाल हो जाता है कोच्चि।
कोचिन में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, ये आपको याद। कोचिन नाम जो कि केरला के अंदर है, वहां पर इसकी मृत्यु डेथ हो जाती है। बिकॉज ऑफ व्हाट, किस वजह से इसकी मृत्यु होती है? तो मृत्यु का कारण होता है मलेरिया नाम की बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज नोट बनाकर लिख लीजिएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। ये नोट बनाकर चीज लिखने वाला पॉइंट क्या है जो आप लोगों को लिखना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पॉइंट ये है, जब वास्को डी गामा भारत से पुर्तगाल गया, जब वास्को डी गामा भारत से पुर्तगाल गया और पुर्तगाल से जब भारत आता था तो इसको प्रॉफिट होता था बच्चे। तो फर्स्ट टाइम इसको प्रॉफिट कितना हुआ? जितना ये अमाउंट लेकर आया था उसका 60 टाइम्स बच्चे, 60 गुना इसको प्रॉफिट हुआ, ये आपको याद रखना। और ज्यादा प्रॉफिट किस चीजों से हुआ बच्चे? ब्लैक पेपर, काली मिर्च के व्यापार से इसको बहुत सर्वाधिक प्रॉफिट हुआ था, ये आपको याद रखना। ठीक है, अच्छा और पॉइंट ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताना चाहूँ। जब वास्को डी गामा 1498 में इंडिया में आया तो ये कुछ जहाज लेकर आया था, शिप्स। तो वास्को डी गामा पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने जहाज कितने शिप्स लेकर आया था भारत में? तो बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिए, और उसके शिप्स का नाम क्या कहता है? तो पहली शिप जो ये लेकर आया था उसका नाम था साउ गैब्रियल। द वेरी फर्स्ट नेम ऑफ द शिप इज साउ गैब्रियल। सिमिलर वे में यदि हम लोग बात करते हैं, एक जहाज और ये लेकर आया दूसरे जहाज का नाम क्या था? द सेकेंड नेम ऑफ दैट शिप इज साउ राफेल। साउ राफेल नाम था दूसरे जहाज का, ये आपको याद। सिमिलर वे में एक जहाज और ये लेकर आया था जिस जहाज का नाम था द बैरियो। द अनदर नेम ऑफ दैट शिप इज द बैरियो, ये आपको याद। 3 जहाज हो गए। चौथा जहाज भी था लेकिन उस जहाज का नाम अननेम्ड है, नहीं पता है किसी को कि ये किस जहाज पर आया था अब तक। इस अननेम्ड शिप पर ही इसके खाने पीने का सामान था, मतलब फूड आइटम्स जो था पूरा का पूरा वो इसी शिप पर लदा हुआ था, ये आपको याद। तो कुल मिलाकर ये बात थी वास्को डी गामा से जो आपको संबंधित याद रखना। मैं फिर से बताता हूं कि भारत में कौन कौन से किस किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पुर्तगाली गवर्नर भारत में? सबसे पहले वास्को डी गामा, सेकंड नंबर पे पेड्रो अल्वारेज गैब्रियल, थर्ड नंबर पे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, चौथे नंबर पे एल्विक्यूर, पांचवें नंबर पे न्यूना डी क्यूना, छठे नंबर पे जॉर्ज डी कैस्ट्रो और अल्फांसो डी सुजा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को इंडिया आया। ये भारत के केरला के कालीकट तट पर आया, जहां पर कालीकट के राजा जमेरिन ने इसका स्वागत किया। केरला को स्पाइस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जब इसको खाने में व्यंजन दिए ये बहुत खुश हुआ, यहाँ से ये मसालों को लेकर अपने देश चला गया 1499 में। फिर भारत आया 1502 में, इसका आना जाना लगा रहा, ये टोटल कुल मिलाकर 3 बार भारत आया। 15 दिसंबर 1524 को इसकी कोचीन में डेथ हो जाती है मलेरिया की वजह से। भारत में जब ये व्यापार करता है तो इसको 60 टाइम प्रॉफिट होता है मात्र काली मिर्च के बेचने से। ये 4 जहाज लेकर आया था भारत में जब ये व्यापार करता है, साउ गैब्रियल, साउ राफाल, बैरियो और एक और चौथी शिप होती है जिसका अननेम्ड नेम होता है, जिसमें खाने के फूड आइटम्स वगैरह रखे होते हैं। यहां तक समझ में आया ये नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑन फटाफट आगे बढ़े बच्चे, चलिए बिल्कुल। तो ये था आपका यहां पर। अच्छा अभी मैं आपको कुछ कोस्ट, ठीक है, आपको ना जितनी भी इंडिया की कोस्ट है वो सब याद होनी चाहिए, नेम्ड बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में जब हम लोग पढ़ेंगे आपको याद होनी चाहिए। मैं बस बोलूंगा ये वाली कोस्ट, आप अपना इंडिकेशन समझ जाएंगे कि मैं किस कोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिफरेंट कोस्ट की मैं बात कर लेता हूँ, इंडिया की कौन कौन सी कोस्ट है। ठीक है बच्चे, यहां पर जो स्टेट है दिस इज योर गुजरात। ठीक है, ये आपको याद रखना। गुजरात की जो कोस्ट है इसकी यदि मैं बात करूं, इस कोस्ट को कहा जाता है काठियावाड़। ठीक है, ये है आपकी काठियावाड़ा कोस्ट, दिस इज योर काठियावाड़ा कोस्ट, जो पूरे के पूरे गुजरात के क्षेत्रफल में लगती है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं कोस्ट की बात करूं महाराष्ट्र में, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा की यदि मैं सीमा की समुद्री सीमा की बात करूं, इस समुद्री सीमा को किस नाम से जाना जाता है?
तो महाराष्ट्र और गोवा की जो समुद्री सीमा है, इस समुद्री सीमा को हम लोग बोलते हैं कोंकण कोस्ट। दिस इज नोन टू बी एज कोंकण कोस्ट, ये आपको याद है। ठीक है, गोवा के बाद आपका आता है कर्नाटका। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट कर्नाटका। कर्नाटका की यदि मैं समुद्री सीमा की बात करूं कि इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको कैनोर कोस्ट भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वी विल आल्सो कॉल इट एज कैनोर कोस्ट, या फिर इसको कन्नड़ कोस्ट भी कहा जाता है। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। कर्नाटका के बाद यदि मैं बात करता हूं, नेक्स्ट स्टेट इज योर केरला। केरला आपका अगला राज्य आता है। केरला में उपस्थित इस कोस्ट की यदि मैं बात करूं कि इस कोस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो हम इस कोस्ट को बोलते हैं कि ये है हमारी मालाबार कोस्ट। ये आपको याद रखना, दिस इज योर मालाबार कोस्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मालाबार कोस्ट के बाद यहां पर है आपका तमिलनाडु। ठीक है बच्चे, तमिलनाडु की भी यदि हम लोग बात करें कि तमिलनाडु की जो समुद्री सीमा है, इस समुद्री सीमा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये है आपकी कोरोमंडल कोस्ट, कि दिस इज योर कोरोमंडल कोस्ट। ये आपको याद है। कोरोमंडल कोस्ट के बाद नेक्स्ट कोस्ट की यदि हम लोग बात करें कि नेक्स्ट कोस्ट आपकी कौन सी है, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश राज्य की मैं बात करता हूं। आंध्र प्रदेश राज्य की जो नेक्स्ट कोस्ट है, इसकी यदि मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है नॉर्थ सर्कर कोस्ट। ठीक है, नॉर्थ सर्कर कोस्ट, उत्तरी सरकार कोस्ट कहा जाता है, ये आपको याद। ठीक है बच्चे, उसके बाद उड़ीसा की जो स्टेट आता है, उड़ीसा राज्य यहां पर आपका आता है। इस उड़ीसा राज्य के अंतर्गत लगने वाली जो समुद्री सीमा है, इसको हम लोग उत्कल कोस्ट, आप लोगों ने राष्ट्रीय गान सुना होगा, उसमें वर्ड उत्कल आता है, वो उत्कल प्लेन्स, उत्कल कोस्ट आपके उड़ीसा से ही संबंधित है, ये आपको याद। तो दीज आर द कोस्टल एरियाज, कोस्टल नेम ऑफ पूरे इंडिया, भारत की आपको याद। सबसे पहले गुजरात, गुजरात की काठियावाड़ कोस्ट, महाराष्ट्र गोवा की कोंकण कोस्ट, कर्नाटका की कैनोर या कन्नड़ कोस्ट, केरला की मालाबार कोस्ट, तमिलनाडु की कोरोमंडल कोस्ट, आंध्र प्रदेश की उत्तरी सरकार कोस्ट, उड़ीसा की उत्कल कोस्ट। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक सभी को क्लियर? एक एक पॉइंट आप लोग को मैंने यहां तक बता दिया। क्लियर सभी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट नेक्स्ट वास्को डी गामा के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर बनकर भारत में आता है पुर्तगाल की तरफ से, उसकी यदि हम लोग बात करें, वो है पेड्रो एल्वारेज कैब्रियाल। नेक्स्ट इज जो व्यक्ति आता है उसका नाम है पेड्रो एल्वारेज, एल्वारेज। ठीक है, पेड्रो एल्वारेज कैब्रियाल, ये आपको याद। पेड्रो एल्वारेज कैब्रियाल के बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में हम लोग। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे भारत में आता है। ठीक है, जैसे ही पेड्रो एल्वारेज कैब्रियाल भारत में आता है, ये आते ही अपना 1503 में जो कोच्चि होता है उस पर अपना डोमिनेंस कर लेता है, उत्तराधिकार, पूरा वहां पर अधिकार स्थापित कर लेता है। और कोचिन पर जैसे अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, तो वहां पर काली मिर्च मसाले जो भी मिलते हैं उस पर भी इसका पूर्ण अधिकार स्थापित हो जाता है। और कन्नौर में ये अपनी दूसरी फैक्ट्री लगा देता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये कंप्लीट डोमिनेंस कर लेता है। ये क्या कर लेता है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये पूरी की पूरी कंप्लीट डोमिनेंस कर लेता है। किसके ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस करता है? जो भी स्पाइसेस मार्केट होता है, स्पाइसेस मार्केट होता है, व्यापार होता है, ठीक है, मसालों का जो पूरा व्यापार होता है, इस पर कंप्लीट डोमिनेंस कर लेता है, एक अधिकार कर लेता है। ठीक है, और इसके अंदर कहने का मतलब काली मिर्च सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ब्लैक पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दिस स्पीसीज, ये आपको याद रखना। और ये जैसे ही कंप्लीट अधिकार कर लेता है, ये 1503 में अपनी डोमिनेंस भी जता देता है, कंप्लीट डोमिनेंस। किसके ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस दिखाता है? कोच्चिन के ऊपर, कोच्चि के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस आपका दिखाता है। और साथ ही साथ ये कैनोर, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा,
कैन्नौर में अपनी दूसरी, पहली फैक्ट्री कोचिन, दूसरी फैक्ट्री कैन्नौर में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगा देता है। कौन लगा देता है? पेड्रो एल्वारेज कैब्रियल नाम का व्यक्ति, ये आपको याद है, ठीक है। ये सब चीजें संबंधित है पेड्रो एल्वारेज कैब्रियल से। यहां तक समझ में आ गया तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे तीसरे व्यक्ति जो कि भारत में आता है पुर्तगाल की तरफ से, उसके बारे में डिस्कशन करें। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट कमेंट कर दीजिए। यहां तक सभी को क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए थर्ड नंबर पे अब हम लोग डिस्कशन करते हैं किसके बारे में? थर्ड नंबर पे फिर आपका आता है फ्रांसिस्को जी एल्मेडा। फ्रांसिस्को जी एल्मेडा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसिस्को जी एल्मेडा के बारे में। फ्रांसिस्को जी एल्मेडा का जो टाइम पीरियड है वो 1505 से लेकर 1509 के बीच का जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, ये फ्रांसिस्को जी एल्मेडा, ठीक है। ये यदि मैं इसकी बात करूं, ये बहुत ही पीसफुल रूलर और बहुत ही अच्छा व्यापारी था, बिजनेसमैन था, ये आपको याद। इसकी एक पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, ये बहुत फेमस थी। इस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? अगर आपको हमारे समुद्र में व्यापार करना है तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको परमिशन के रूप में हमें कुछ टैक्स देना पड़ेगा, हम आपको एक पास देंगे, फिर उस पास के थ्रू आप हमारे समुद्र के इलाके में व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। इसने और क्या किया बच्चे? तो इसने गुजरात पर विक्ट्री हासिल की। गुजरात में उस टाइम पर चोला डायनेस्टी था, चोलाओं को हराकर पूरे गुजरात पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इजिप्ट में इसने अपने डोमिनेंस को बढ़ाया, टर्की में इसने अपने अपने डोमिनेंस को बढ़ाया, ये आपको याद है। साथ ही साथ इसने दमन और दीव पर कब्जा कर लिया, मतलब हिंद महासागर एक पूरा समुद्री इलाका इसका हो गया लगभग, ये आपको याद है। तो ही मैंने कहा ना ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत फेमस थी इसकी, ये इसलिए कहा है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा साहब की इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। तो यदि मैं इसकी बात करता हूं तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ पीसफुल रूलर। ये कैसा सम्राट था, कैसा रूलर था? तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना, ही इज अ पीसफुल रूलर। पीसफुल रूलर होने के साथ साथ ये एक बहुत ही कुशल बिजनेसमैन भी था, ये आपको याद, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान। और साथ ही साथ इसकी एक बहुत फेमस इंपॉर्टेंट पॉलिसी भी थी। यदि मैं उस फेमस इंपॉर्टेंट पॉलिसी की बात करूं तो वो पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। याद रखिएगा, इसकी एक बहुत फेमस पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसकी बहुत ज्यादा फेमस थी, ये आपको याद। मतलब अगर ये एक परमिट की तरह से काम करता था, अगर आपको समुद्र में व्यापार करना है, ट्रेड करना है, तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। इस फ्रांसिस्को जी अल्मेडा ने और क्या क्या काम किया? तो बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसने गुजरात, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, गुजरात, साथ ही साथ यदि मैं बात करता हूं इजिप्ट, साथ ही साथ यदि मैं बात करता हूं और टर्की, इसने गुजरात, इजिप्ट और टर्की, इन तीनों देशों पर विन ओवर कर लिया, जीत हासिल कर ली। उस टाइम पर यदि मैं बात करता हूं गुजरात, तो गुजरात पर 1505 के आसपास चोला डायनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। चोला डायनेस्टी यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, ये आपको याद रखना है। और इसने क्या किया बच्चे? तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, द्यू, दमन एंड द्यू बोलते हैं ना हम लोग, तो इसने द्यू को भी विन ओवर कर लिया, इस पर भी कब्जा कर लिया, ये आपको याद। द्यू पर जैसे ही इसने कब्जा किया, इसने पूरे के पूरे इंडियन ओशन, पूरे के पूरे हिंद महासागर, इंडियन ओशन पर विन ओवर कर ली, ये आपको याद रखना, पूरा का पूरा जीत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके फ्रांसिस्को जी अल्मेडा से संबंधित। यहां तक समझ में आ गया तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर मैं आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा साहब ने और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या किया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक समझने में कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को तो पड़े? क्लियर? कमेंट कर दीजिए फटाफट। नेक्स्ट, और बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा साहब से, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा साहब ने मलक्का, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, मलक्का प्लस हॉर्मुज, हम लोग बोलते हैं ना हॉर्मुज, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। इस हॉर्मुज की यदि मैं बात करूं, हॉर्मुज क्या है?
ये गल्फ ऑफ ईरान, गल्फ ऑफ ईरान, पर्शिया, ईरान की खाड़ी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। मलक्का, मलक्का मतलब फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस वाला पूरा इलाका, ठीक है बच्चे। इसको भी रूल कर लिया, इसको भी जीत लिया इसने, ये आपको याद, इसको जीतते ही अरेबियन सी में भी इसका साम्राज्य स्थापित हो गया। तो वो जो ब्लू वाटर पॉलिसी वो ट्रू साबित हुई या नहीं हुई? बिल्कुल साबित हुई। तो ये था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा साहब से संबंधित। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा साहब के बाद नेक्स्ट 4th नंबर पे जो पुर्तगाली गवर्नर रूलर यहाँ पर था उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आप कहते हैं अल्फांसो जी अल्बेक्यूर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट रूलर की यदि हम लोग बात करते हैं तो वो थे आपके अल्फांसो, नेक्स्ट आए थे अल्फांसो जी एल्बेक्यूर, जी एल्बेक्यूर, एल्बेक्यूर, ठीक है। अल्फांसो जी एल्बेक्यूर के बारे में हम लोग बात करें। अल्फांसो जी एल्बेक्यूर का यदि टाइम पीरियड की मैं बात करूं, इसका टाइम पीरियड 1509 से लेकर 1515 के बीच का इनका टाइम पीरियड है, ये आपको याद है। 1509 से लेकर 1515 तक के बीच का जो टाइम पीरियड है वो है अल्फांसो जी एल्बेक्यूर का, ये आपको याद है। अल्फांसो जी एल्बेक्यूर से संबंधित एक पॉइंट कहा जाता है, इनको बोला जाता है रियल फाउंडर। He is known to be as real founder of, ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगालिज्म इन इंडिया, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। अल्फांसो डी एल्बेक्यूर ने क्या किया? अल्फांसो डी एल्बेक्यूर ने मलक्का, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अल्फांसो डी एल्बेक्यूर ने मलक्का और आपका ये जो हॉर्मुज है, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, मलक्का और ये जो हॉर्मुज है इसको कंप्लीट डोमिनेंस इसने यहां पर कर लिया था, पूर्ण स्वराज पूर्ण स्थापित कर लिया था अल्फांसो डी एल्बेक्यूर ने, ये आपको याद, ठीक है। मलक्का को इन्होंने जीता, कब जीता? हॉर्मुज को इन्होंने जीता किस वर्ष में जीता? मलक्का को इसने पूर्ण स्थापित कर लिया 1541 तक, हॉर्मुज में 1500, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 1515 में इसने कंप्लीट स्थापित कर लिया, ये आपको याद है। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा अल्फांसो जी एल्बेक्यूर ने और क्या किया। अल्फांसो डी एल्बेक्यूर ने एक बहुत फेमस काम किया, मतलब अपने देश के लिए, हमारे लिए नहीं, वहां के लिए। इसने क्या किया? अल्फांसो डी एल्बेक्यूर ने जो पुअर गरीब पुर्तगाली थे उनको ये शिप में लादकर इंडिया में लाया और यहां पर इसने उनका विवाह भारतीय महिलाओं से करा ताकि कॉलोनी को स्प्रेड कर सके, पुर्तगाल की कॉलोनी को स्प्रेड कर सके भारत के अंदर। तो इसने मैरिजियल अलायंस बनाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, इसने क्या किया? मैरिजियल अलायंस को स्प्रेड किया, बढ़ाया, ठीक है, वैवाहिक समझौते इसने बढ़ाए, मैरिजियल अलायंसेस को इसने स्प्रेड किया। और मैरिजियल अलायंसेस में क्या किया इसने? पुअर पुर्तगाली, जो पुअर पोर्चुगीज थे, ठीक है, गरीब थे, इन पुअर पुर्तगालियों को ये लेकर आया और इनको बोला कि आप मैरिज करिए, विवाह करिए। किससे मैरिज करिए, विवाह करिए? यहाँ की जो फीमेल्स हैं, इंडिया की जो महिलाएं हैं, इंडिया की जो महिलाएं हैं, इनसे विवाह करिए। ये इसका एक इंपॉर्टेंट स्टेप कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पुर्तगाली कॉलोनीज, ठीक है, पुर्तगालीस, पोर्चुगीज, पोर्चुगीज कॉलोनी, पुर्तगाली कॉलोनी को स्प्रेड करने के लिए, पुर्तगाली कॉलोनी को स्प्रेड करने के लिए ये सबसे रियल फाउंडर था इंडिया के अंदर, ये आपको याद रखना है। He is the real founder to spread the Portuguese colony, Portuguese colonies in India। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो बिल्कुल ध्यान समझिएगा। इसने और क्या किया बच्चे? इसने यूसुफ आदिल शाह, इसने क्या किया बच्चे? बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, यूसुफ आदिल शाह, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। इसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को विन ओवर कर लिया, जीत लिया। इसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को विन ओवर कर लिया, गोवा जीत लिया, ये आपको याद है।
और जैसे ही इसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता, गोवा पर इसका अधिकार हो गया, ये आपको याद है। ये यूसुफ आदिल शाह सम्राट था, ठीक है, राजा था। किस सल्तनत का राजा था बच्चे? ये बीजापुर सल्तनत, बीजापुर डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ये आपको। और ये सारी घटना इसने कब रची? 1510 के बीच में रची, ये आपको याद है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ठीक है, और समझिए इस अल्फांसो जी एल्बेक्यूर ने और इंपॉर्टेंट क्या किया उस समय? विजयनगर, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, विजयनगर की मैं बात कर रहा हूं। विजयनगर डायनेस्टी की यदि मैं बात करता हूं तो विजयनगर डायनेस्टी से संबंधित इसने बहुत इंपॉर्टेंट बना। विजयनगर डायनेस्टी का उस टाइम पर जो रूलर था, सम्राट था, उनका नाम था कृष्णदेव, ठीक है बच्चे, कृष्णदेव राय, उनका नाम था कृष्णदेव राय। इसने कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य से बिलोंग करते थे, इनके लिए कृष्णदेव राय ने इस अल्फांसो डी एल्बेक्यूर के कृष्णदेव राय ने अल्फांसो डी एल्बेक्यूर के लिए एक फोर्ट, एक किला बनवाया। और उस फोर्ट की यदि हम लोग बात करते हैं, उस फोर्ट को कहा जाता है भटकल का फोर्ट, भटकल किला। तो विजयनगर डायनेस्टी के राजा कृष्णदेव राय ने अल्फांसो डी एल्बेक्यूर के सम्मान में एक किला बनवाया, जिसके लिए हम लोग भटकल फोर्ट कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना इनसे संबंधित, अल्फांसो डी एल्बेक्यूर। अल्फांसो डी एल्बेक्यूर ने 1515 में, जब इन्होंने गोवा को 1510 में जीता, तो इन्होंने एक चर्च बनवाया। जिस चर्च की यदि मैं बात करता हूं, उस चर्च का नाम है सेंट जॉवियर चर्च। सेंट जॉवियर चर्च बनवाया इन्होंने, ये आपको याद। इन्होंने एक चर्च बनवाया जिस चर्च को हम लोग बोलते हैं सेंट जॉवियर चर्च। और 1515 के बाद ही इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ये आपको याद रखना। तो इज नोन टू बी एज रियल फाउंडर। इसने मलक्का और हॉर्मुज पर कंप्लीट डोमिनेंस स्थापित की। मलक्का पर 1541 में, हॉर्मुज में 1515 में। इसने निम्न पुर्तगालियों को भारत में लेकर आया और उनके मैरिजल अलायंस बनवाई यहाँ की महिलाओं के साथ। उसने पुर्तगाली कॉलोनी स्प्रेड कराई, इसको रियल फाउंडर कहा जाता है। इसने यूसुफ आदिल शाह जो कि बीजापुर का सुल्तान था, उससे गोवा को 1510 में जीता और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। विजयनगर डायनेस्टी के सम्राट कृष्णदेव राय ने इसके सम्मान में एक भटकल का किला निर्माण कराया। 1515 में इसने सेंट जॉर्ज चर्च का निर्माण करा और 1515 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ तक समझने में कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? फटाफट। यहाँ तक क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गवर्नर, नेक्स्ट रूलर जो पुर्तगाल की तरफ से भारत में आया। नेक्स्ट है आपका नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट है आपका नीनो डी कुन्हा, जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। नीनो डी कुन्हा ने अपनी राजधानी कोचिन से गोवा ट्रांसफर कर दी। नेक्स्ट सेंथोनम बंदरगाह, सेंथोनम तट जो कि मद्रास, ठीक है, और हुगली तट जो कि बंगाल, वहां पर इसने कब्जा कर लिया। इसने 1534 में कृष्ण बेसिन, कृष्ण नदी के मुहाने किनारे पर अधिकार स्थापित कर लिया। 1535 में द्वीप को जीत लिया, ये आपको याद रखना है। और ये सारे के सारे इसने काम किए, ये आपको याद रखना है। समझे? तो बिल्कुल ध्यान से समझे। नेक्स्ट, तो इसने सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला काम क्या किया बच्चे? कैपिटल का ट्रांसफर। द वेरी फर्स्ट वर्क विच ही डिड इज कैपिटल ट्रांसफर, राजधानी का इसने ट्रांसफर। तो इसने कैपिटल का ट्रांसफर कहां से कहां तक बच्चे? तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोचिन से गोवा इसने कैपिटल का ट्रांसफर करा, राजधानी का ट्रांसफर करा। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, नीनो डी कुन्हा के बारे में नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान समझिए, जो मैं और बताने वाला हूं वो समझिएगा। इसने सेंथोनम, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सेंथोनम बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसने सेंथोनम बंदरगाह जो कि मद्रास कोस्ट, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मद्रास कोस्ट, मद्रास सीमा पर आती है। साथ ही साथ हुगली, साथ ही साथ हुगली सीमा जो कि बंगाल के अंतर्गत पड़ती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
इन दोनों पर विन ओवर कर लिया, इन दोनों को भी इसने जीत लिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और समझिएगा, और इस नीनो डी कुना ने और क्या किया बच्चे, नीनो डी कुना ने 1534 में 1534 में कृष्णा बेसिन, ठीक है, कृष्णा बेसिन 1534 में इसने कृष्णा बेसिन, कृष्णा नदी का जो किनारा है उसको जीत लिया। सिमिलर वे में 1535 1535 की बात करते हैं, 1535 में इसने द्यू को भी जीत लिया, द्यू को भी विन ओवर कर लिया। ये सारे के सारे पॉइंट इसने यहाँ पर ये, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, तो नीनो डी कुना ने क्या किया बच्चे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल का ट्रांसफर कोचिन से गोवा, सैंथोनम मद्रास हुगली बंगाल जीता 1534 में कृष्णा बेसिन और 1535 में द्वीप को भी इसने जीत लिया। नेक्स्ट रूलर जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो छठे नंबर पे जो पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में आया नीनो डी कुना के बारे में, वो है आपका जॉ डी कैस्ट्रो। ठीक है, जॉ डी कैस्ट्रो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, जॉ डी कैस्ट्रो, जॉ डी कैस्ट्रो। अब हम लोग पढ़ेंगे जॉ डी कैस्ट्रो के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहाँ पर डिस्कशन। जोवा डी कैस्ट्रो के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने बॉम्बे और सॉल्सेट आइलैंड, ठीक है बच्चे, बॉम्बे और सॉल्सेट आइलैंड, सॉल्सेट बंदरगाह और बॉम्बे पर अधिकार स्थापित कर लिया। इन बॉम्बे और सॉल्सेट आइलैंड को विन ओवर कर ली, जीत स्थापित कर ली, इसको कंप्लीट अपने अधिकार में लिया। ठीक है, सातवें नंबर पे अल्फांसो डी कुना, नेक्स्ट है आपका अल्फांसो, नेक्स्ट इज अल्फांसो डी कुना। अल्फांसो डी कुना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। अल्फांसो डी कुना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए क्या है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। अल्फांसो डी कुना के टाइम पर ही, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंक्विजिशंस कहा जाता है, इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंक्विजिशंस हम लोग बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंक्विजिशंस, ठीक है, ये इसके टाइम पर परफॉर्म्ड किया गया, इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंक्विजिशन के टाइम पे। इस टाइम पर यहाँ पर क्रिश्चियनिटी, ठीक है बच्चे, क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंड किया गया, ठीक है, ईसाई धर्म को एक्सपेंड, फैलाने की इसमें बात हुई कि हमें क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंड करना है। क्रिश्चियनिटी को जब एक्सपेंड की बात हुई बच्चे, तो यहाँ पर फादर जो हम लोग बोलते हैं, पादरी हम लोग जो बोलते हैं, एक फादर इंडिया में आए जिनका नाम है फ्रांसिस्क जेवियर। तो एक्सपेंड करने के लिए फ्रांसिस्क जेवियर नाम के पादरी इंडिया में आए, ये आपको याद है। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्फांसो डी कुना। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहां तक? कमेंट कर दीजिए भाई, यहां तक समझ में आ गया सभी को?
आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अब जब पुर्तगाली जब भारत में आए तो इन्होंने एक प्रोसीजर, एक व्यवस्था लागू करी है। ठीक है बच्चे, एक प्रोसीजर, एक व्यवस्था इन लोगों ने लागू करी। इस प्रोसीजर, इस व्यवस्था की यदि मैं बात करूं, इसे कार्टेज परमिट सिस्टम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चे? दिस इज नोन टू बी एज कार्टेज परमिट, दिस इज नोन टू बी एज कार्टेज परमिट प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को कहा जाता है कार्टेज परमिट प्रोसीजर, ये आपको याद है। ठीक है, इस प्रोसीजर, कार्टेज परमिट प्रोसीजर में क्या खासियत थी, क्या बातें, बिल्कुल ध्यान। इसमें ये कहा गया था कि अरेबियन सी, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, इसमें क्या कहा गया था कि अरेबियन सी, अरब सागर से गुजरने वाले जितने भी शिप्स होंगे, जितने भी जहाज होंगे, ठीक है, इन सभी शिप्स, इन सभी जहाजों को क्या देना पड़ेगा? टैक्सेस देने पड़ेगा। और टैक्सेस देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा? पुर्तगालियों को टैक्सेस देना पड़ेगा। ये इतना टफ सिस्टम था कि पुर्तगालियों ने ये टैक्स इवन दो वसूला, माफ भी नहीं किया। किससे वसूला ये टैक्स? इवन दो अकबर से भी वसूला इन लोगों ने ये टैक्स, ये आपको याद है। तो प्रोसीजर सिस्टम की यदि मैं बात करूं, उस प्रोसीजर सिस्टम का नाम है कार्टेज परमिट प्रोसीजर। इस कार्टेज परमिट प्रोसीजर के अंदर अरब सागर से गुजरने वाले जितने भी जहाज थे उनसे टैक्स वसूला, और पुर्तगालियों से ये टैक्स वसूला, और पुर्तगालियों ने टैक्स इवन दो अकबर से मिला। इस वसूले को कहा जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी। यही थी आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी, जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत फेमस इनकी पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। दिस इज ब्लू वाटर पॉलिसी, ये आपको याद, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। अकबर ने, बिल्कुल ध्यान से रखिए, अकबर से परमिशन लेकर, अकबर से परमिशन लेकर पुर्तगालियों ने और फैक्ट्री लगाई। तो पुर्तगालियों ने, पोर्चुगीज ने अकबर से परमिशन लेकर कहां पर फैक्ट्री लगाई? तो इन लोगों ने हुगली में फैक्ट्री लगाई, ये आपको याद है। अकबर के परमिशन लेने के बाद हुगली, अकबर के बाद शाहजहां, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, शाहजहां से भी इन्होंने परमिशन ली, पुर्तगालियों ने, पोर्चुगीज ने शाहजहां से भी परमिशन ली पुर्तगालियों ने, और इन्होंने फैक्ट्री लगाई कहां पर? बुंदेल। वेयर डज दे एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री? इन द बुंदेल, ये आपको याद है। ठीक है, अब शाहजहां ने फैक्ट्री की परमिशन तो दी, लेकिन शाहजहां ने इन लोगों के साथ, पुर्तगालियों के साथ एक तुड़वाया, इनका चर्च भी था, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, पुर्तगालियों ने एक चर्च बनवाया था आगरा में, उस आगरा के चर्च को इन्होंने तुड़वाया, ये आपको याद था। ऐसा ही कुछ नीति औरंगजेब ने भी की, ऐसी ही कुछ नीति की यदि मैं बात करता हूं तो औरंगजेब ने भी परफॉर्म की। औरंगजेब ने बंगाल से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, औरंगजेब की यदि हम लोग बात करते हैं तो बंगाल से भगा दिया था किनको? इन पुर्तगालियों को, पोर्चुगीज को। बंगाल में कहां से? चटगांव, ठीक है। अब तो ये चटगांव आपका पड़ता है बांग्लादेश में, लेकिन उस टाइम इंडिया वगैरह का हिस्सा होता था, ये आपको याद रखना है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो फटाफट। इज दैट क्लियर यहां तक? तो इन्होंने एक व्यवस्था, एक प्रोसीजर अपनाया जिसे कार्टेज या फिर परमिट प्रोसीजर कहते थे, या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी आप लोग बोल सकते हो। इस कार्टेज परमिट प्रोसीजर के अंतर्गत अरेबियन सी, अरब सागर में को जो भी शिप्स होंगी उनको टैक्स देना पड़ेगा, और ये टैक्स पुर्तगाली वसूलते थे जिसकी शिप होती थी। इवन दो पुर्तगालियों ने ये टैक्स अकबर के गुजरने वाले जहाजों, अकबर से भी वसूला। अकबर ने पुर्तगालियों को हुगली में फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी थी, शाहजहां ने पुर्तगालियों को बुंदेल में फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन दी थी। शाहजहां ने पुर्तगालियों का एक चर्च जो कि आगरा में था उसको डैमेज किया, तोड़ दिया था। औरंगजेब ने बंगाल से यानी कि चटगांव से पुर्तगालियों को बाहर भगाया था। अब इसी बीच एक पॉइंट आपको और याद रखना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा।
औरंगजेब के मरने के बाद बंगाल के रूलर, यदि मैं बंगाल के शासक की बात करता हूं, बंगाल के एक रूलर थे, गवर्नर थे, नवाब थे, यदि मैं बात करता हूं, जिनका नाम था महमूद शाह, जिनका नाम था मोहम्मद शाह, सॉरी महमूद शाह बोल रहा हूं, मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह ने इन पुर्तगालियों को कुछ रियायतें दे दी थी, कुछ परमिशन दे दी थी, कुछ चीजें लगाने की। तो परमिशन किस चीज की दी थी बच्चे? फैक्ट्री लगाने की, कि आप फैक्ट्री लगा सकते हैं हमारे यहाँ पर। तो फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी, और फैक्ट्री कहां पर लगाने की परमिशन दी बच्चे? चिटगांव, ठीक है, चिटगांव में फैक्ट्री लगाने की परमिशन ग्रांट कर दी, ये आपको याद। उसके बाद सतगांव, ठीक है, सतगांव और चितगांव दो जगह है जहां पर फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी, इंडस्ट्री लगाने की परमिशन दी। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत तो हमें फटाफट कमेंट करके बताइए भाई, यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं है तो फटाफट। क्लियर? क्लियर भाई? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझिए। अच्छा, अब ये जो डिफरेंट पोस्ट थी, इन समुद्री पोस्ट जो थी, इस समुद्री पोस्ट से ये पुर्तगाली जो थे, पोर्चुगीज जो थे, ये ट्रेड किया करते। ये जो पोर्चुगीज थे बच्चे, पुर्तगाली थे, इस डिफरेंट समुद्री कोस्ट से क्या क्या करते थे? ट्रेड वगैरह किया करते थे, व्यापार वगैरह करते थे, और किस किस से व्यापार करते थे वो सब बताएगा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। यहाँ पर एक कोस्ट है, इस कोस्ट की यदि मैं बात करूं, इस कोस्ट को कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। हियर इज अ कोस्ट विच इज नोन टू बी एज कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट की यदि हम लोग बात करें, ये कोरोमंडल कोस्ट किस स्टेट में आती है, किस कंट्री में आती है? तो ये पूरी की पूरी तमिलनाडु में है, ये आपको याद। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना। सिमिलर वे में एक कोस्ट की यदि मैं और बात करूं, उस कोस्ट को हम लोग बोलते हैं पुलिकट कोस्ट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इज पुलिकट कोस्ट, पुलिकट सीमा, ये आपको याद। ठीक है, अब समझिए इस पुलिकट और एक कोस्ट और आपको याद रखना है, मसूलीपट्टनम। ठीक है, इस पुलिकट कोस्ट को मसूलीपट्टनम, यहां पर एक मसूलीपट्टनम भी पड़ता है, यहां से पुलिकट कोस्ट और मसूलीपट्टनम से ये लोग ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। कहां पर व्यापार करते थे, कहां पर ट्रेड करते थे? तो यदि मैं बात करूं, यहां से ये लोग ईस्ट कंट्री, पूर्वी देश, जितने भी आपकी ईस्ट कंट्री है, पूर्वी देश है, इनसे व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। इनसे क्या करते थे? व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे ये लोग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सिमिलर वे में यदि मैं बात करता हूं नागापट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कोस्ट पड़ती है जिसको बोला जाता है नागापट्टनम। हियर इज वन अनदर कोस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं नागापट्टनम कोस्ट। ये नागापट्टनम कोस्ट आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। इस नागापट्टनम कोस्ट से, ठीक है, यदि मैं बात करता हूं, ये लोग मनीला, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये लोग मनीला और मलक्का, ठीक है, मनीला और मलक्का, ठीक है, इन दो देशों से भी बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, ये भी आपको याद रखना है। तो ये लोग नागापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश से पड़ता है, इससे मनीला और मलक्का नाम की जो कोस्ट है, इससे व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। ये भी आपको पॉइंट समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ में आया या नहीं, मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए। और यदि मैं बात करता हूं, यहां पर जो कोस्ट थी, इस कोस्ट की यदि मैं बात करूं, दिस कोस्ट इज मालाबार कोस्ट। ये जो कोस्ट है, ये है मालाबार कोस्ट। इस मालाबार कोस्ट की यदि मैं बात करूं, इस मालाबार कोस्ट से ये लोग ट्रेड करते थे किसमें? जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यहां पर जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी जो देश हैं, उनसे व्यापार करते थे इस मालाबार कोस्ट से। मालाबार कोस्ट से किन किन देशों से किस किस चीजों का बचे? तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये लोग जिंजर का व्यापार करते थे,
ये लोग ब्लैक पेपर का व्यापार करते थे, ये आपको याद रखना, काली मिर्च ब्लैक पेपर का। ये लोग सैंडलवुड, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये लोग सैंडलवुड चंदन की लकड़ी, ये लोग टर्मरिक हल्दी का व्यापार करते थे, ये लोग इंडिगो नील का व्यापार करते थे, ये लोग दालचीनी, ठीक है, दालचीनी जो आपकी होती है इस दालचीनी का भी व्यापार करते थे। ये कहा जाता है, ये आपको याद रखना। अच्छा, एक चीज नोट बनाकर लिख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुर्तगाली जो होते थे एक साल का कोटा पूरा लेकर रखते थे। तो ये कहा गया कि ये लोग जब भारत में व्यापार करने के लिए आए थे तो इतने क्रूजेडो लेकर आए थे, इतने क्रूजेडो अपने साथ लेकर आए थे बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ये लोग इतने सारे क्रूजेडो 1,70,000 क्रूजेडो करेंसी होती है, ये लेकर आए थे व्यापार करने के लिए, ये आपको याद रखना। और इसका 60% ये लोग प्रॉफिट कमाते थे, जो इन्वेस्टमेंट करते थे उसका 60% तो प्रॉफिट करके ले जाते थे। यहां तक समझ में आया या नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट कर दिए, कोई समस्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो फटाफट क्लियर। कमेंट कर दीजिए भाई, यहां तक सभी को क्लियर। नेक्स्ट और पॉइंट समझिए, बिल्कुल ध्यान से। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो इन पुर्तगालियों का एम क्या था। एम ऑफ पोर्चुगीज, जब ये पुर्तगाली पोर्चुगीज जब इंडिया में आए थे तो इन पोर्चुगीज का एम क्या था। इन पोर्चुगीज का एक एम था अरब वेनिस, मतलब इटली, इनका जो व्यापार था, बिजनेस था अरब और इटली वेनिस के लोगों का, इनके व्यापार को एंड करना, खत्म करना किसी भी तरीके से। तो इनका सिर्फ एक ही मुख्य मकसद था, अरब, ठीक है, प्लस वेनिस, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से, वेनिस अरब और वेनिस मतलब कि इटली, अरब और वेनिस मतलब कि इटली, ठीक है। इनका जो बिजनेस था इस बिजनेस को क्या करना है, एंड करना है, खत्म करना है और अपनी डोमिनेंस बढ़ानी है। और सेल्फ खुद की डोमिनेंस क्या करनी है बच्चे, उसको इंक्रीज करना है, वो बढ़ानी है। इनका सीधा सा एम था, ये आपको याद। प्लस और इनका एम क्या था, इनका एम था क्रिश्चियनिटी, ठीक है बच्चे, क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन रिलीजन को एक्सपेंड करना, ईसाई धर्म को, क्रिश्चियन रिलीजन को क्या करना, एक्सपेंड करना, फैलाना, ये इनका मुख्य मकसद था, ये आपको याद। अच्छा, जब पुर्तगाली लोग भारत में आए तो भारत के लोगों को उन्होंने कुछ चीज सिखाई और यहां से भी कुछ चीजें लेकर गए। तो बच्चे बिल्कुल ध्यान रखना, जब ये लोग इंडिया में अराइव हुए तो भारत ने बहुत सारी चीजें सीखी। भारत के लोगों ने क्या क्या सीखी, इन लोगों ने भारत के लोगों को सबसे पहली चीज दी, क्या दी, तो सबसे पहली चीज दी प्रिंटिंग प्रेस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ छपाई, साथ ही साथ शिप बिल्डिंग्स, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, शिप बिल्डिंग मटेरियल्स, शिप बिल्डिंग मटेरियल, जहाज बनाने की तकनीक इनको सिखाई, ये आपको याद। तंबाकू, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तंबाकू तंबाकू सिखाया, ठीक है। साथ ही साथ कास्ट वर्ड, ये जो कास्ट वर्ड है, शब्द है, ये इन्होंने ही दिया, ठीक है, ये आपको याद रखना, क्लियर, ये आपको रखना। ये सब चीजें इन्होंने सिखाई, ये सब चीजें इन्होंने दिया, इसको ये आपको याद रखना, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, आलू पोटैटो, ठीक है, आलू के बारे में भी इन्होंने ही इंफॉर्मेशन दी। कैश्यू, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिए, कैश्यू नट्स जो होते हैं, काजू जो होते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी, ये आपको याद। ये सब डेवलपमेंट इन्हीं के वजह से आज इंडिया में हो पाए थे, पुर्तगालियों की वजह से। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। यहां तक समझने में कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो किसी बच्चे को तो फटाफट क्लियर, यहां तक फटाफट कमेंट कर दीजिए।
ठीक है भाई, कमेंट कर दीजिए फटाफट। चलिए भाई, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं क्लास, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे डच। नाउ वी विल डिस्कस डच। ठीक है, डच के बारे में अब हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, डच किस प्रकार इंडिया में आए, कैसे हुआ, बिल्कुल ध्यान से। डच की यदि हम लोग बात करते हैं, डच को आप लोग बोल सकते हो नेदरलैंड्स। वी विल टॉकिंग अबाउट नेदरलैंड्स के बारे में। ठीक है, नेदरलैंड भी हम लोग इनको बोल देते हैं, हम इनको होलैंड वासी, होलैंड के भी बोल देते हैं, ये भी आपको याद रखना। नेदरलैंड बोल दीजिए चाहे होलैंड वाले बोल दीजिए, ये डच ही कहलाते हैं, ये आपको याद रखना। डच जो कंपनी लेकर इंडिया में आए, जो कंपनी इन्होंने एस्टेब्लिश करी इंडिया में, उस कंपनी को कहा जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये लोग जिस कंपनी लेकर इंडिया में आए, वो कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको याद रखना। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये लेकर आए। इस कंपनी की यदि मैं बात करता हूं, ये कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी, निर्माण हुआ था 20 मार्च, इट्स कंपनी वाज फॉर्मेटेड इन द 20 मार्च 1602, 20 मार्च 1622। इस कंपनी का असली में नाम यदि मैं बात करता हूं, इसको क्या क्या कहा जाता था और किस किस नाम से जाना जाता था। इस कंपनी को और बोला जाता था, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। इसको एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना, दिस इज ऑल्सो नोन टू बी एज यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नेदरलैंड में। और सिमिलर वे में यदि हम लोग बात करते हैं, इसका एक दूसरा निकनेम और है, इसे वीओसी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन टू बी एज वीओसी। वीओसी की बात करते हैं, वीओसी की फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, वेरिंडेज। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वेरिंडेज ऑस्टिन डिशे। ठीक है, वेरिंडेज ऑस्टिन डिशे कंपनी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। By which name it is known to be as? It is known to be as वेरिंडेज ऑस्टिन डिशे कंपनी, वीओसी कंपनी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, फर्स्ट डच जो भारत में नहीं आया, मतलब व्यापार करने के लिए, तो सबसे पहले डच कहां पर आए, तो सबसे पहले डच 1596 में जिस कंट्री में गए, वो कंट्री है आपकी सुमात्रा, या फिर आप बोल दीजिए इंडोनेशिया। ठीक है, किसके नेतृत्व में ये पूरा का पूरा काफिला गया बच्चे, तो कार्नेलियस हाउटमैन, याद रखिएगा, कार्लेनियस हाउटमैन के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा काफिला गया 1596 में, ये आपको याद। जब ये लोग यहां पर आए, तो डच वालों ने, जो डच के थे, नेदरलैंड की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस वीओसी कंपनी को 21 साल का क्या दिया बच्चे, बिजनेस राइट दिया, ट्रेडिंग राइट दे दिया, कि आप जाइए व्यापार करिए, 21 वर्षों तक व्यापार करिए, ट्रेडिंग राइट।
किसको? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट दिया, आप जाइए और 21 साल तक भारत में व्यापार करें। लेकिन इन डचों की यदि हम लोग बात करते हैं, इनका जो मेन बिजनेस था वो किसके साथ? तो इन डच का, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इनका ये मेन बिजनेस जो मैं आपको बताने वाला हूं, इनका जो मुख्य व्यापार था बच्चे, ये मेन बिजनेस था किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ इनका मुख्य व्यापार था, ये आपको याद है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से, यहीं से ये लोग अपना ज्यादातर व्यापार करते हैं। और 1613 में इंडोनेशिया में इन्होंने एक शहर बसाया, ठीक है, एक सिटी की फॉर्मेशन करी, निर्माण करा। उस शहर की यदि हम लोग बात करते हैं, उस शहर को हम लोग जानते हैं बटाविया सिटी बोलते हैं, बटाविया नगर के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बटाविया नगर का नया नेम यदि आप लोग जानते हो तो हम लोग इसको आजकल जकार्ता बोलते हैं, यही जकार्ता है। तो ये 1613 की बात है। उसके बाद इन लोगों ने अपना बिजनेस का ट्रांसफर किया, व्यापार को ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, और ये लोग पहुंचे भारत, और भारत में इन्होंने अपनी फर्स्ट इंडस्ट्री, सबसे पहली उद्योग नगरी, उद्योग इन्होंने लगाई। फर्स्ट इंडस्ट्री इन्होंने 1605 में लगाई भारत में, और कहां पर लगाई? मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में इन लोगों ने सबसे पहली अपनी फैक्ट्री लगाई 1605 में, ये आपको याद है। फिर इन लोगों ने 1610, 1610 की बात करते हैं, 1610 में पुलिकाट, 1610 में इन लोगों ने पुलिकट में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई, दूसरी इंडस्ट्री। फिर इन लोगों ने 1616, 1616 में सूरत नाम में, सूरत में इन्होंने अपनी तीसरी फैक्ट्री लगाई, और इस फैक्ट्री से इन्होंने सर्वाधिक प्रॉफिट, सर्वाधिक लाभ हासिल किया, ये आपको याद। तो ये कहानी की शुरुआत है डच वालों की। तो डच की हम लोग बात करते हैं, नेदरलैंड के बारे में बात कर रहे हैं, हॉलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। इन लोगों ने जो कंपनी बनाई, उस कंपनी को कहा जाता था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 20 मार्च 1602 में एस्टेब्लिश हुई थी, जो भारत की तरफ व्यापार करने के लिए अग्रसित हुई थी। इसका दूसरा निकनेम, इसको हम लोग यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, साथ ही साथ इसका दूसरा निकनेम वीओसी, वेरिंडेज ऑस्ट्रेलिया कंपनी भी कहते हैं। ये फर्स्ट डच पहले जो आए थे 1596 में सुमात्रा में आए थे, कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में, और इन्होंने डच वालों को जब भारत में व्यापार करने के लिए आए तो डच गवर्नमेंट ने 21 साल का ट्रेडिंग राइट, बिजनेस राइट दिया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। इन डच वालों का जो मुख्य व्यापार, मेन बिजनेस की जब लोग बात करते हैं, वो इंडोनेशिया के साथ था, और 1613 तक इन्होंने एक शहर बसाया, जिस शहर को हम लोग बटाविया सिटी बोलते हैं, जिसको आज के हम लोग जकार्ता के नाम से जानते हैं। इसके बाद इन्होंने अपने व्यापार ट्रेड को ट्रांसफर किया और अपनी फर्स्ट इंडस्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाई, और 1610 में पुलिकट में लगाई। 1610-16 में इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई, जिस फैक्ट्री से इन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट, सर्वाधिक गेन इन्होंने हासिल किया। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक हो, फटाफट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इन लोगों का मेन बिजनेस क्या था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन लोगों का मेन बिजनेस, मुख्य व्यापार क्या क्या था, ये चीज हमें पढ़नी है। मेन बिजनेस की यदि हम लोग बात करते हैं तो इन लोगों का जो मुख्य व्यापार था बच्चे, कॉटन का। इन लोगों का जो मुख्य व्यापार था, क्लोथ्स, कॉटन के क्लोथ्स का व्यापार था। नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का मुख्य व्यापार था, नाइट्रिक ऑक्साइड का मेन व्यापार करते थे ये लोग। उसके बाद इंडिगो, नील का बहुत इंपॉर्टेंट व्यापार करते थे, ये आपको याद रखना, ये इनका मेन व्यापार। नेक्स्ट, उसके बाद इन लोगों ने फर्स्ट फैक्ट्री, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इन बंगाल, फर्स्ट इन बंगाल, बंगाल में फिर इन लोगों ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री लगाई। बंगाल में जो इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री लगाई वो कहां पर लगाई? पिपली, पिपली में इन लोगों ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री। पिपली के बाद इन लोगों ने कहां पर लगाई बच्चे? बालासोर, पिपली के बाद इन लोगों ने कहां लगाई? बालासोर में अपनी नेक्स्ट फैक्ट्री लगाई। ये बालासोर नाम की जगह कहां पर पड़ती है? इट इज इन द उड़ीसा, ये आपको याद रखना, ठीक है। जैसे क्रूजेडो लेकर आए थे पुर्तगाली, तो ये लोग भी भारत में बिजनेस करने के लिए जो करेंसी लेकर आए थे, उस करेंसी की यदि हम लोग बात करते हैं, वो करेंसी क्या लेकर आए थे? गिल्डर्स। ये लोग क्या लेकर आए थे बच्चे? गिल्डर्स लेकर आए थे।
तो व्यापार करने के लिए ये लोग 65 लाख गिल्डर्स लेकर आए थे, ये आपको याद रखना, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इन लोगों ने भारत में एक गोल्ड कॉइन्स भी रन किए, सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन भी क्या करे बच्चे, रन करे, चलाए। अगर इन लोगों ने जो भारत में गोल्ड कॉइन चलाए उसकी हम लोग बात करते हैं, उन गोल्ड कॉइन को क्या कहा जाता है, दैट गोल्ड कॉइन आर नोन टू बी एज पैगोडा, पगोड़ा कहा जाता था उन सोने के सिक्कों को, ये आपको याद है। अच्छा, इसी बीच जब डच भारत में थे तो अंग्रेज भी भारत में आते हैं, तो और इंग्लैंड वर्सेस डच, इंग्लैंड वर्सेस डच के बीच में क्या होती है बच्चे, बैटल होती है, ये आपको याद है, ठीक है। इस बैटल की यदि हम लोग बात करें, इस बैटल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये बैटल 1759 में हुई, इसे बैटल ऑफ बेदरा के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग बैटल ऑफ बेदरा के नाम से जानते हैं, बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा। इस बैटल ऑफ बेदरा में अंग्रेजों की क्या हुई बच्चे, विन हुई, और इस बैटल के बाद ही अंग्रेज भारत में पूर्ण रूप से स्थापित हो गए, और अंग्रेजों के स्थापित होने के बाद डच जो थे, इनका एंड जो था, पतन जो था, वो स्टार्ट होने लगा इंडिया से, ये आपको याद है, ठीक है। और पॉइंट बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इन लोगों ने एक फोर्ट, एक किला भी बनवाया, उस फोर्ट की बात करते हैं, वो फोर्ट है आपका चिंसुरा का फोर्ट, चिंसुरा का किला भी इन लोगों ने बनवाया, ठीक है, ये आपको याद रखना। अच्छा, और पॉइंट बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इनकी जितनी भी फैक्ट्रियां होती थी, फोर्ट होते थे, उसमें अगर हम लोग बात करें, फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी नहीं करते थे ये लोग, सिर्फ एक दो ही इकलौती ऐसी फैक्ट्री थी जहां पर फोर्टिफिकेशन होता था, किलाबंदी होती थी। तो कहां पर होती थी बच्चे, पुलिकट, पुलिकट की गाल्डीरिया, पुलिकट में एक इनकी फैक्ट्री थी, जिस फैक्ट्री को गाल्डीरिया फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसका फोर्टिफिकेशन ये लोगों ने कर रखा था, किलाबंदी इन लोगों ने कर रखी थी, ये आपको याद है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आगे इन लोगों ने और क्या किया बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट, 1641 में इन्होंने मलक्का, मलेशिया, ठीक है, ये आपको याद रखना, वहां पर फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, मतलब ट्रेड किया। 1658 में इन लोगों ने ट्रेड को एक्सपेंड करते हुए ये लोग पहुंचे सेलोन, सेलोन मतलब श्रीलंका, श्रीलंका में इन लोगों ने ट्रेड एक्सपेंड किया, ये आपको याद रखना है। फिर धीरे धीरे ये पूरे के पूरे जो आपका पुलिकट है, वहां पर इन लोगों ने ट्रेड किया। विमलीपट्टनम, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, विमलीपट्टनम पर पूरा का पूरा इन लोगों ने ट्रेड किया। सूरत, पूरे के पूरे सूरत बंदरगाह पर ट्रेड किया। चिंसुरा फोर्ट, पूरे के पूरे जो आपका चिंसुरा फोर्ट है उस पर व्यापार किया। कासिम बाजार, जो पूरा का पूरा आपका कासिम बाजार का फोर्ट है, वहां पर किया। उसके बाद पटना, पटना पर इन्होंने ट्रेड किया। उसके बाद कराईकल, ठीक है, उसके बाद कराईकल, कराईकल पर इन्होंने किया। उसके बाद कोचिन, कोचिन पर इन लोगों ने अपना स्थापित किया। कोचिन के बाद बालासोर, बालासोर में इन लोगों ने पूरा का पूरा ट्रेड स्थापित किया। और फिर नागापट्टनम, नागापट्टनम पर भी इन लोगों ने अपना पूरा का पूरा ट्रेड स्थापित किया। ये पूरी सिटीज थे जहां पर इन्होंने ट्रेड स्थापित किया। मलक्का, सेलोन, पुलिकट, विमलीपट्टनम, सूरत, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, करेकल, कोचिन, बालासोर, नागापट्टनम, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इन लोगों का जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, जहां से ये सब चीजें कंट्रोल करते थे, वो था इनका नागापट्टनम। द हेडक्वार्टर इज नागापट्टनम, ये आपको याद रखना है इन लोगों का, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर। अच्छा, एक दो पॉइंट और लिख लीजिएगा। 1663 की बात है, 1663 में इन लोगों ने कोचिन, 1663 में इन लोगों ने कोचिन को क्या किया, कैप्चर किया, और कोचिन को कैप्चर किया, यहाँ पर भी फैक्ट्रीज वगैरह इन्होंने एस्टैब्लिश करी। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ पर।
ठीक है भाई। तो आज की क्लास में बच्चे स्टूडेंट हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। इससे आगे जो भी डिस्कशन होगा हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, फॉर वाचिंग द सेशन। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब द चैनल और अनअकैडमी प्लस में सब्सक्रिप्शन कोर्स लेने के आप रेफरल कोड यूज करिए विकेट लाइव। हिट द बेल आइकन, ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। जय हिंद एंड जय। हैव अ नाइस डे।